एक रोज अचानक से बारिश हो गई तो मैं थोड़ा भीग गई थी। स्कूटी चलाते हुए मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी। जब मैं ऑफिस पहुंची तो मेरे गीले जुल्फों से पानी टपक रहा था। मैंने अपनी सीट पर बैठकर खुद को अभी ठीक ही किया था कि तभी मेरे बॉस जय का बुलावा आ गया। मैं तुरंत ही रिपोर्ट की फाइल लेकर अपने बॉस के केबिन में पहुंची। जय मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला कि विधि, तुम भीगी हुई हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवा देता हूँ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं बैठ गई क्योंकि मेरी सफेद कुर्ती मेरे बदन से चिपकी हुई थी। जय गहरी नजरों से मेरे बदन का जायजा ले रहा था और मैं थोड़ा असहज हो चली थी। जय ने मुझसे कहा कि विधि, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे चेहरे पर पानी की बूंदें देखकर कुछ यूं लग रहा है मानो कमल की पंखुड़ियों पर जल की बूंदें गिरी हो। यह सुनकर मेरे गाल शर्म के मारे लाल हो गए। तब तक चपरासी कॉफी लेकर आ चुका था। दोनों ने साथ में कॉफी पी। फिर जय कहने लगा कि विधि, इस तरह तुम गीले कपड़ों में काम करोगे तो आज ऑफिस में कोई भी काम नहीं कर पाएगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, मैं तुम्हें नए कपड़े दिला देता हूँ। तुम वे कपड़े पहनकर आराम से काम कर सकती हो। यह सुनकर मैं चौंक कर जय को देखने लगी। मुझे उसकी नजरों में अपने लिए कुछ प्रेम भाव दिखे। जय ने मेरी नाजुक अंगुलियों को छूते हुए कहा कि चलो ना, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? पूरे ऑफिस में जय सबसे ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट दिखाई देता था। जब वह शुरुआत में बॉस बनकर उस ऑफिस में आया था तो मैं उसे पहली ही नजर में पसंद करने लगी थी। लेकिन जब से मुझे पता चला कि वह शादीशुदा है तो मैंने अपने अरमानों को कहीं दबा दिया। लेकिन आजकल मैं देख रही थी कि जय खुद ही मेरी ओर आकर्षित हो रहा था। जय को पता था कि यह सब गलत है, लेकिन फिर भी वह वक्त के बहाव के साथ न जाने किस अनजान दिशा में आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर में मैं जय के साथ कार की अगली सीट पर बैठी हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। खिड़की से बाहर का नजारा देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। जल्द ही हम एक मॉल के बाहर पहुंच चुके थे। जय ने एक खूबसूरत पीले रंग का ड्रेस खरीद कर दिया, जिसे पहनकर मैं बिल्कुल चांद का टुकड़ा दिखाई दे रही थी और आज बहुत खुश थी क्योंकि जीवन में पहली बार किसी ने मेरी सुंदरता की तारीफ की थी। उसने इतनी बढ़िया ड्रेस खरीद कर दी थी। बाहर निकलकर जय कहने लगा, चलो आज गर्मा गर्म पकोड़े का मजा लिया जाए। बारिश भी हो रही है और बारिश में पकोड़े खाने का तो मजा ही अलग होता है। मैं उसकी बातों में खो सी गई थी। कुछ पल के लिए भूल गई थी कि वह मेरा शादीशुदा बॉस है। फिर हम दोनों एक ढाबे पर पहुंचे और वहां जय ने गर्मा गर्म पकोड़े बनाने का ऑर्डर दे दिया। दोनों ने गर्मा गर्म चाय और पकोड़े का मजा लिया। दोपहर हो गई थी तो जय कहने लगा कि अब लंच के बाद क्या ऑफिस जाओगी, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। मैं खामोश हो गई और धीरे से बोली कि सर, आप शादीशुदा हैं, इस तरह हम साथ में घूमेंगे तो क्या आपकी वाइफ तक यह बातें नहीं पहुंचेगी? सर, आप मुझे अजीब से धर्म संकट में डाल रहे हैं। जय गंभीर हो गया और कहने लगा, देखो, तुम मुझे बहुत पसंद हो और जिस पत्नी की तुम बात कर रही हो वह एक ऐसी औरत है जिसने जीवन में मुझे कभी कोई खुशी नहीं दी। पता नहीं क्यों उससे मन के तार कभी जुड़ ही नहीं पाए और देखो, आज तक वह माँ भी नहीं बन पाई है। उसमें कमी है तो क्या मुझे बाप बनने का अधिकार नहीं है? मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी शादी करूँ और मेरे भी घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। तुम मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। आज मैं सीधे सीधे तुमसे कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ प्रेम का कोई खेल नहीं खेलना। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मेरे साथ पूरे सम्मान के साथ रहना। मैं अपनी पत्नी को अपने जीवन से निकाल तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें भी अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे सकता हूँ। इतना कहकर उसने भावुक होकर मेरी हथेली थाम ली। मैं अजीब सी कसमकस में फंस गई थी। मेरे माता पिता नहीं थे। मैं अपनी मामी के साथ रहती थी। मामी मुझ पर बहुत अत्याचार करती थी। मामी ने मुझे कभी प्रेम नहीं दिया। जब तक मामा जीवित थे तब तक उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब मामी बस मुझे रुपये कमाने की मशीन ही समझती थी। कितने ही रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी शादी करवाने के बारे में नहीं सोचा। मेरे सामने इतना बढ़िया प्रस्ताव आया था, लड़का भी इतना अच्छा था, बस एक ही कमी थी कि वह पहले से शादीशुदा था। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने एक सप्ताह बाद रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बस फिर क्या था,
जय ने अपनी पहली पत्नी को मेरे बारे में बता दिया, क्योंकि वह उसे अंधेरे में रखकर कोई काम नहीं करना चाहता था। वैसे भी वह जानता था कि उसकी पत्नी उसकी बातों का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे और वह अभी तक मां नहीं बन पाई थी। घर में उसके सास ससुर भी अपने बेटे की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे थे और जय ने जब सबको बताया कि उसने लड़की ढूंढ ली है तो सब लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन उसकी पत्नी काजल टूटकर बिखर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जय घर वालों की बातों में आकर बच्चे के लिए दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन जब उसे यह पता चला कि जय और मैं एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं तो वह थोड़ा सोच में पड़ गई कि जो उसके पति ने उससे इतने सालों तक किया था, क्या वह प्रेम नहीं था? अगर वह प्रेम था तो जय को फिर दूसरे प्रेम की जरूरत क्यों पड़ गई? उसका हृदय तड़प उठा। उसी दिन से उसने अपना चेहरा घूंघट से छुपाना शुरू कर दिया। जब उसकी सास ने इस बात का कारण पूछा तो वह कहने लगी कि माँ जी, जिस औरत का सिंदूर बटने वाला है उस औरत को अपना चेहरा दिखाने का अधिकार किसी को नहीं। आज मेरा प्रेम हार गया, इसलिए मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। उसकी सास ने ताना मारा। फिर कहने लगी कि अगर एक बच्चे को जन्म दिया होता तुमने तो यह दिन ना देखना पड़ता। हमें भी 2 बहुओं का खर्च उठाना पड़ेगा। काजल तड़प कर रह गई और सोचने लगी कि कितना बड़ा अमीर परिवार है। इन्हें दोनों बहुओं के खर्च की पड़ी है और मुझे अपना पति किसी और के साथ बांटना पड़ेगा। इस बात की किसी को फिक्र नहीं थी। इस अन्याय की किसी को कोई परवाह नहीं थी। उसका दिल तड़प उठा था। वह खूब रोई, लेकिन उसके आंसुओं को देखने वाला वहां कोई नहीं था। काजल के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे और भैया भाभी भी उससे नाता तोड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें भी डर लगता था कि उसकी गृहस्थी ठीक ढंग से नहीं चल रही है तो कल को वह मायके में आकर ना बैठ जाए। इसलिए जय भी काफी आश्वस्त था कि काजल ज्यादा विरोध नहीं कर पाएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जल्द ही एक मंदिर में जय ने मुझसे शादी कर ली। विवाह के बाद जय मुझे लेकर 1 महीने के लिए हनीमून भी गया। काजल बिल्कुल खामोश हो गई थी। वह बस मशीन की तरह घर के काम निपटाती थी। घर में वह बस केवल काम करने वाली नौकरानी की तरह ही रह गई थी। उसने अपने आप को कुछ इस कदर समेट लिया था कि जय के बेडरूम में वह झांकने भी नहीं जाती थी, मानो उसने अपने समस्त अधिकार मुझे खुद ब खुद सौंप दिए हों। मैं कभी कभी तो ग्लानि भाव महसूस करती, लेकिन फिर सोचती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरी जगह कोई और होती। खैर, मुझे समझ नहीं आता कि काजल अपना चेहरा छुपाकर क्यों रखती है। मैंने आज तक काजल का चेहरा नहीं देखा था। देखते ही देखते मेरी शादी को साल भर हो चुका था। दोनों में प्रेम निरंतर बढ़ता चला गया। लेकिन अब जय को थोड़ी चिंता होने लगी कि मैं भी मां नहीं बन पा रही हूँ। फिर भी वह निश्चित था। सोच रहा था कि इतना जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। उसे पूरी उम्मीद थी कि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं तो जल्दी ही मेरी गोद हरी हो जाएगी। एक दिन सुबह सवेरे काजल जरूरी सामान और कपड़ों का पैक करके आंगन में खड़ी हो गई। उसके सास ससुर वहीं पर बैठे हुए थे। उसकी सास चलते हुए पूछने लगी, अरे महारानी, कहाँ चली? किससे पूछकर इस घर से जा रही हो? घर के काम कौन करेगा? काजल बोली, माँ जी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इस घर में मैं अपने पति का हाथ थाम कर आई थी, लेकिन अब पति ही मेरा नहीं है तो मैं यहाँ किस लिए रहूँ? क्या घर में केवल नौकरानी बनने के लिए? उसकी सास गुस्से में बोली, बड़ा मुंह चला रही है तू। बाहर जाएगी तो तुझे रोटी पानी कौन देगा? तब तक जय और मैं भी कमरे से निकलकर बाहर आ चुके थे। काजल ने सास से कहा कि साल भर तक मैंने चुपचाप नौकरी की तलाश कर ली है और अब मुझे नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं इस घुटन भरी जिंदगी से आजाद होकर जा रही हूँ। इतना कहकर उसने अपने चेहरे से घूंघट उठा दिया तो उसके चेहरे को देखकर मानो सबको सांप सूंघ गया हो। उसका चेहरा देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा दूध के समान उज्जवल लग रहा था। चेहरे पर ना तो कोई खुशी थी, ना ही कोई दुख था। उसके माथे पर एक बिंदी तक नहीं थी और ना ही मांग में सिंदूर था। उसका यह रूप देखकर जय चिढ़ते हुए बोला, यह सब क्या है? सिंदूर क्यों नहीं लगाया तुमने? तो वह व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मेरी मांग का सिंदूर तो इसकी मांग में भर दिया है, तो फिर मैं सिंदूर क्यों लगाती? मैंने तो सिंदूर का त्याग उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुम इसे अपनी पत्नी बनाने की बात कर रहे थे।
आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। विधि, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में हर खुशी हो, क्योंकि इन सब में मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लगती। जब मेरे पति की नीयत में ही खोट था तो वह किसी न किसी को अपनी पत्नी बनाकर लाता। इतना कहकर वह आत्मविश्वास भरे कदमों के साथ वहां से चली गई। अब तो घर में सभी लोग निस्बत खड़े रह गए थे। खैर, इन लोगों ने उसके चले जाने पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर के काम करने के लिए एक नौकरानी रख ली गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जय को चिंता होने लगी कि मैं भी माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। देखते ही देखते साल भर और बीत गया। अब जय शराब पीकर मुझ पर कभी कभी हाथ भी उठाने लगा था। वह चिढ़ने लगा था और कहता कि तुम माँ क्यों नहीं बन पा रही हो, कहीं तुम भी काजल की तरह बांझ तो नहीं हो। यह सारे शब्द मेरे हृदय को तीर की तरह भेद जाते थे। जय अब नशे में आता और खूब मार पिटाई करता। बच्चे ना होने के लिए ताने मारता था। मैं हैरान रह जाती कि क्या यह वही इंसान है जो मेरे साथ प्यार मोहब्बत के बड़े बड़े वादे किया करता था। मैं अब उदास और खामोश रहने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो क्या इन सब कड़वी बातों को भूल पाऊंगी। एक दिन जय और मैं ऑफिस से आ रहे थे, तभी अचानक से उसकी नज़र काजल पर पड़ी। काजल एक पुरुष का हाथ पकड़कर धीमे धीमे कदमों के साथ चलती हुई पानी पूरी के स्टॉल पर पहुंची और पानी पूरी खाने लगी। उसके पेट को बाहर देखकर जय और मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। यह सब देखकर जय के चेहरे से पसीना टपकने लगा। फिर हम दोनों घर पहुंचे। दोनों के मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। मुझे आज वह हर तमाचा और अत्याचार याद आ रहा था जो जय ने मुझ पर किए थे। वह प्रेम तो कुछ ही पलों में हवा हो गया था। आज वह समझ पा रही थी कि काजल ने भी इस रिश्ते में रहकर कितना कुछ झेला होगा। यह कोई प्रेम नहीं था, बस एक चारा था ताकि वह उसकी लच्छेदार बातों में फंस जाए और बस उसे संतान का दुख दे पाए। लेकिन जब मैं भी माँ नहीं बन पा रही थी तो मेरे पति भी नाराज होता चला गया और आज मुझसे नजर मिलाने के लायक नहीं रह गया था। सब लोग यही समझ रहे थे कि कमी मुझ में होगी, लेकिन प्रेग्नेंट काजल को देखकर समझ में आ चुका था कि असल में कमी किस में है। जय अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी मैं अपना बैग पकड़ करके कमरे से बाहर निकलने लगी। मुझे देखकर जय ने हैरानी से पूछा कि अब तुम कहाँ जा रही हो। तो मैंने व्यंग्य से कहा, बस अपनी जिंदगी अपने दम पर बिताने जा रही हूँ। तुम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे ना कि कमी तुझ में होगी। मान लो कि कमी मुझ में होती तो भी क्या तुम मुझ पर अत्याचार करने का अधिकार रखते थे। आज पता चल चुका है कि कमी तुम में है, तो क्या मैं तुम पर अत्याचार करूं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बस मैं अपना रास्ता अलग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे मतलबी इंसान के साथ कोई वास्ता नहीं रखना जो औरतों की जिंदगी को एक खिलौना समझता है और बस औरतों को एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है। तुमने औरतों की भावनाओं के साथ एक खेल खेला। क्यों? अपना वंश बढ़ाने के लिए। लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान का वंश आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। इतना सुनकर वह हक्का बक्का रह गया और मैं छोड़कर वहां से निकल आई और जय लुटा पिटासा बैठा रह गया। मर्दानगी के अहंकार में आज उसने अपनी जिंदगी का सर्वनाश कर लिया था, वरना इसकी पहली पत्नी काजल भी उससे बहुत प्रेम करती थी और मैं भी उस पर जान लुटाती थी। लेकिन बच्चों के लिए उसने अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित किया कि आज उसकी एक भी पत्नी उसके जीवन में नहीं रही। शादी एक बहुत ही खूबसूरत बंधन है, इसे प्रेम से निभाना चाहिए। अगर पति या पत्नी में कोई भी समस्या हो तो एक दूसरे के साथ बैठकर उसका समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि जीवन साथी पर अत्याचार करना चाहिए।